हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। पूरे 2 चैप्टर ख़त्म हो चुका है, पोलिनोमियल और त्रिकोणमिति। ठीक है, आज क्लास में हम लोग बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और हो सके तो वीडियो के लिंक को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ भी आपका ग्रुप हो, जहाँ भी आपका अकाउंट हो, वहाँ पे आप प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेट हो सके कि आप लोग देखते हो और आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो। क्लियर है? तो अब हेडिंग करिएगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि देखते हैं क्या टॉपिक है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कितने टॉपिक्स के गुजरेंगे समझिएगा। टॉपिक्स का नाम लिख लीजिए इस चैप्टर का। सबसे पहला टॉपिक है सर इंट्रोडक्शन। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, इसका परिचय के बारे में समझेंगे कि आखिर में इसका परिचय क्या है, ये आखिर में होता क्या है। सेकेंड जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और जो तीसरा है सर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 3 टॉपिक से हम लोग गुजरेंगे। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, इसका परिचय के बारे में समझेंगे कि आखिर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। और जो सेकेंड है सर इसका कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि इस चैप्टर का जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो तीसरा है सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने की संभावनाएं हैं, उन सभी सवाल को हम लोग इस टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो पूरा 3 टॉपिक से इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। पहला टॉपिक्स इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक आपका है कॉन्सेप्ट्स, और जो तीसरा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और एग्ज़ाम में आने की चांसेस 100% रहते हैं। ठीक है, तो इतना आप हेडिंग करिएगा और सबसे पहला हेडिंग लिखिएगा इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसका परिचय क्या है, आखिर में ये होता क्या है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इतना आप लिख लीजिए। पहले हो गया। चलिए, तो पहला टाइप्स लिखिएगा सर इंट्रोडक्शन के बारे में। एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, ठीक है, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं मैथमेटिक्स का। ठीक है, जो पहला टॉपिक है सर, जो पहला टॉपिक से आपके सामने वो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, परिचय के बारे में समझेंगे इसका कि इसका जो परिचय है वो आखिर में होता क्या है। तो सबसे पहली बात को समझने का प्रयास करना सर, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आखिर में होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझो, इसको समझने के लिए ना आप लोगों को पहले चर के बारे में समझना होगा। तो चर के बारे में समझने के लिए आप बहुपद का जो पहला वीडियो है उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि चर होता क्या है और अचर क्या होता है। ठीक है ना, तो आप जाके प्लीज़ जाके पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप ध्यान से समझिएगा। और रैखिक समीकरण का मतलब भी आपको बहुपद चैप्टर से ही मिलेगा, इसीलिए पूरा सीक्वेंस वाइज आप वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा लेवल से, अच्छे लेवल से आप समझ पाइएगा मैथमेटिक्स को और किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले देखना ये है कि सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, बस अब छोटा सा बात याद कर लीजिएगा सर कि जिसका जो चर होना चाहिए, मतलब वैसा समीकरण जिसका चर 2 हो, मतलब जिसका चर जो है वो 2 है। आप कहोगे सर चर क्या होता है? चर होता है लेटर, जो कि पोलिनोमियल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। चर को बोलते हैं लेटर्स, जैसे ए से लेकर जेड तक ये सब के अपने आप में चर है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि चर वो होता है जो अपना मान, अपनी वैल्यू जो होता है वो चेंज करते रहता है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होते रहता है। जैसे कि x की वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, 1 2 3 कुछ भी डाल दो, तो वो अपने आप में चर हो गया।
ABC है तो उसकी भी वैल्यू कुछ भी आप डाल सकते हो अपने मन से। तो सिंपल भाषा में चर उसे कहते हैं, चर उसे कहा जाता है जो अपनी वैल्यू हमेशा चेंज करते रहे, समझ रहे हो। तो बस आप सिंपल से याद करो, जो भी लेटर्स होते हैं 26 लेटर वो चर होता है। तो जिसका चर 2 हो उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर 2 हो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। आपको अगर सर इसका रूप बता दीजिए थोड़ा सा, तो फॉर्म यहाँ पे लिखेगा, फॉर्म का होगा सर ये होता है ax + bx + c। आपको अगर सर ये होता है फॉर्म, ax + by कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि चर 2 है ना, 2 चर है। आपको अगर सर abc क्या चर नहीं है, तो इस समीकरण में abc चर नहीं है, क्योंकि abc अपने वैल्यू को फिक्स करके रखा हुआ है। यहाँ पे abc जो है वैल्यू को फिक्स करके रखा हुआ है। आपको अगर सर यहाँ x और y जो है वो चर है, x और y जो है वह चर है, और a b और c जो है सर ये आपका रियल नंबर है, रियल नंबर है। आपको अगर सर रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर को हिंदी में आप कहोगे सर, हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता क्या है कहोगे सर, वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है। पहला रेशनल, पहला क्या होता है बता दीजिए, रेशनल, और दूसरा होता है सर इरेशनल। इरेशनल, पहला इरेशनल और दूसरा रेशनल। रेशनल क्या है तो सर कहोगे सर इसका मतलब होता है परिमेय और इसका मतलब होता है अपरिमेय। मतलब संसार की सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है, समझ में आ रहा है। संसार की सभी संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। तो आप यहाँ पे समझने, ध्यान से समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, तो जिसमें चर 2 हो, मतलब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, इसमें 2 चर है, x और y दोनों हैं, तो ये हो गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपको अगर सर ABC चर नहीं है, तो यहाँ पे ABC जो है वो चर नहीं है। क्यों चर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ABC जो है एक रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या का मतलब होता है जो संख्या परिमेय और अपरिमेय हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होता है। और परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको पता है कि संसार की वैसी संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए और जो p और q पूर्णांक हो वो परिमेय संख्या कहलाता है, और जो परिमेय न हो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। समझ रहे हो मतलब मेरी बात को। तो a और b और c रियल नंबर होना चाहिए, मतलब a b के जगह कुछ भी आप डाल सकते हो। बात समझ में आ रही है, बताओ। कहोगे सर आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कहोगे सर इसका कुछ एग्जाम्पल लेके बताइए, तो यहाँ पे ले लीजिए एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आप लिख दीजिए एग्जाम्पल्स। तो कहोगे सर यहाँ पे अगर हम 2x लिखते हैं और यहाँ पे 4x लिखते हैं और +6 लिखते हैं, तब आप कहोगे सर ये जो समीकरण है यहाँ पे y लिख दीजिए। आप कहोगे सर ये समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस समीकरण को आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसमें 2 चर है, x और y दोनों हैं, और यहाँ जो a की जगह पे कितना है कहोगे सर 2 है। ये 2 क्या है सर, ये परिमेय संख्या है जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा। ये a जो है वो 2 है, और b की वैल्यू आपका 4 है जो कि आपका रियल नंबर है, और c की वैल्यू 6 है जो कि रियल नंबर है। बात समझ में आ रही। एक और चीज़ यहाँ लिखिएगा सर, a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमेशा आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब है कि ax + by + c 2 चर वाले रैखिक समीकरण तब होगा जब x y चर हो और a b c रियल नंबर हो और a और b का मान 0 नहीं हो। अगर a और b का मान 0 डाल दीजिएगा तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 डालने से y ख़त्म हो जाता है, और y ख़त्म होगा तो एक चर में समीकरण हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हो गया। तो ये जो आपके सामने समीकरण है, इस समीकरण को बोलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण 2x + 4y + 6। आपको अगर सर यहाँ पे देखो 2 परिमेय है, 4 परिमेय है, 6 परिमेय है, तो 6 4 2 रियल नंबर, x और y कितना है आपके चर है। अगर आपका सर √2x
आप प्लस √3y आप +6, क्या ये समीकरण नहीं हो सकता? आप कहोगे सर ये भी हो सकता है, क्योंकि x और y दो चर है और √2 और √3 रियल नंबर है। आप कहोगे सर रियल नंबर कैसे? क्योंकि रियल नंबर का डेफिनेशन होता है रेशनल और इरेशनल, मतलब परमेय और अपर्मेय वो रियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो कहोगे सर √2 जो है वो इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √2 रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। √3 इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी वास्तविक संख्या हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये भी समीकरण अपने आप में दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। आप कहोगे सर कुछ और एग्जाम्पल लेकर बता दीजिए। बिल्कुल आप ले सकते हो कुछ और एग्जाम्पल। आप कहोगे सर यहाँ पे 1.4x ले लीजिए और 1.4y = 5 ले सकते हो। आप कहोगे सर ये समीकरण क्या नहीं होगा? आप इक्वल टू नहीं अभी लिखिए, माइनस करके देख लीजिए। आप कहोगे सर ये समीकरण क्या नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। कैसे? क्योंकि इसमें दो चर है और 1.4 और 1.5 रियल नंबर हो गया। आप कहोगे सर रियल नंबर कैसे? क्योंकि ये दोनों परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, और जो रेशनल नंबर होता है वो वास्तविक संख्या होता है, जो अपरिमेय संख्या होता है ना वो वास्तविक संख्या होता है। समझ में आ रहा है? आप कहोगे सर कुछ और एग्जाम्पल लेके बता दीजिए। आप कहोगे सर 4/3 m कर दीजिए यहाँ पे, और 5/6n और इसमें +7/3। आप कहोगे सर ये समीकरण है कि नहीं? तो मैं कहूँगा कि ये भी होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसमें भी दो चर है m और n। आप कहोगे सर m और n चर है, बिल्कुल सही है, लेकिन 4/3 कौन है? परिमेय संख्या। बिल्कुल 4/3 भी रियल नंबर है, 5/6 भी रियल नंबर है, 7/3 भी रियल नंबर है, अर्थात ये भी अपने आप में दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। आप कहोगे सर कुछ और एग्जाम्पल लेकर बता दीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे अगर हम 2p ले ले और यहाँ पे 3 माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस और 3q कर दीजिए और +3/2, क्या ये समीकरण नहीं होगा? ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो चर है और 2, 3 और 3/2 रियल नंबर हो गया, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, अगर हम 1.4x + 1.666y +0 कहा जाए, ठीक है, इस बस यहीं तक आप छोड़ दीजिए। आप कहोगे सर ये समीकरण नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपने आप में रियल नंबर हो गया, ये भी रियल नंबर हो गया, और x और y दो चर हो गया। आप कहोगे सर कैसे? और इसमें तो c है ही नहीं है, तो c नहीं है तो क्या कर सकते हो भाई? अपने मन से 0 नहीं डाल सकते हो, +0, और 0 भी तुम्हारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और 0 चूँकि रियल नंबर हो गया, वास्तविक संख्या होगा। तो बात समझ में आ रही है? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सिंपल सा डेफिनेशन है, सिंपल सा पहचान है, जिसका चर दो हो, मतलब जिसमें वेरिएबल दो होना चाहिए, वो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर का मतलब होता है जो अपना वैल्यू को चेंज कर सके, अपने वैल्यू को चेंज कर सके। मतलब यहाँ पे देखो अपने वैल्यू को चेंज कर सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी हम डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगला सवाल एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इसको भी आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप बताइए। रूप बताइए या मानक रूप बताइए, ये दोनों सवाल आपसे पूछेंगे। तो ये इसका रूप होता है ax + by + c, ax + by + c। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये ऑप्शन दे तो आप इस पर टिक करोगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये क्वेश्चंस ऑप्शन में दे देंगे और आपसे कहेंगे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो आप उसको टिक कर को देखोगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, देखेंगे कैसे मतलब किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्या है दोस्तों, x और y चर होना चाहिए और a b c रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब जो आपका रेशनल हो और इरेशनल हो, परमेय अपरमेय दोनों हो, और a और b ≠ 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसको बढ़िया से लिखिए और इस इंट्रोडक्शन के बेसिस पर जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चन को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए
फिर मिलते हैं क्वेश्चंस पे। हो गया, चलिए। देखिए ध्यान से, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव हो गए हैं तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सर कि निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है ना। और ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन आपके सामने हैं 1.2x प्लस 1.4y इक्वल टू 6, और दूसरा ऑप्शन है 4/3m प्लस √4/√3, ठीक है ना, √3 है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है 4/7p और प्लस 5/6n इंटू 0, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो है 2x प्लस 5y प्लस 6, और जो पांचवा नंबर ऑप्शन है, चूँकि 4 ऑप्शन ही मिलेंगे लेकिन ये आपके सामने क्लासेस है तो नोट्स बना रहे हो ना, तो ध्यान से आप लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। 4.32x प्लस 6.54y इक्वल टू 0। नेक्स्ट 6 नंबर 4.2x प्लस 0 इंटू y। नेक्स्ट √3m प्लस √2n माइनस 6, ठीक है। 8 नंबर सवाल है √5p प्लस √7r प्लस 8। ये 8 सवाल है, ठीक है। 8 सवाल में आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चंस, कौन सा इक्वेशंस दो चर वाले रैखिक समीकरण है और कौन सा इक्वेशंस दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहली नंबर सवाल में आप बताइए, कहोगे सर 1.2x, ठीक है ना। तो 1.2x प्लस 1.4y प्लस 6, कहोगे सर दो चर वाले रैखिक समीकरण का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है जिसमें चर 2 होना चाहिए। तो कहोगे सर इसमें चर 2 है, बिल्कुल, ये पहला कॉन्सेप्ट काम से गया। सेकेंड जो कॉन्सेप्ट बताया गया था सर कि x, a, b और c जो है रियल नंबर होना चाहिए। और रियल नंबर होता है पर में अपर में, कहोगे सर ये भी पर में, ये भी पर में, ये भी पर में, मतलब सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये जो आपके सामने इक्वेशंस है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। आ रहा है समझ में। अगला सवाल है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हाँ होगा। जो अगला सवाल है सर 4/3m इंटू n। आप कहोगे सर ये नहीं होगा क्योंकि इसमें दो चर नहीं है, दो चर नहीं है, तो ये अपने आप में नहीं होगा, इसका आंसर नहीं होगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि इसमें चर 2 नहीं है, एक ही m है, एक ही चर है m, दो चर नहीं है। अगर दो चर यहाँ पे रहता, n रहता तो हो जाता, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। अगला सवाल, जो अगला सवाल है सर, कहोगे सर इसमें एक चर है और दो चर तो है, लेकिन दो चर है लेकिन यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया गया है। दोस्तों आपको पता है कि इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो सबको बना देगा 0, इस सबको बना देगा 0।
और जब ये सबको जीरो बना देगा तो डेफिनेटली एक चर हो जाएगा, सिंगल चर हो जाएगा, और सिंगल चर होने के कारण ये दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला सवाल आपको, सर इसमें तो है x और y दोनों है और 2, 5, 6 रियल नंबर है, तो ये होगा, बिल्कुल होगा, ये हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगला सवाल में आ जाइए। जो अगला सवाल है, कहोगे सर यहाँ पर भी दो चर है x और y, और ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, मतलब यहाँ पर तो होगा, ये भी अपने आप में दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। अगला सवाल है सर, कहोगे सर इसमें भी x, इसमें भी y, लेकिन यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे ही जीरो से मल्टीप्लाई करोगे ना सबको बना देगा जीरो, मतलब ये नहीं हो जाएगा। साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे आप पछताओगे, ठीक है। अगला सवाल, कहोगे सर इसमें तो दो चर है, m भी है और n भी है, और √3, √2 और 6 अपने आप में रियल नंबर है, तो ये हो जाएगा, ये अपने आप में है। लेकिन ये भी है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो दो चर है p और r, तो ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो एग्जाम्स में इस प्रकार से ऑप्शन देखकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप टेंशन मत लेना, बस जिसमें दो चर है वो अपने आप में होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जो भी इंट्रोडक्शन क्लास था पूरा ख़त्म हो चुका है, और अब इसके बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आखिर में क्लास 10th में इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे बनते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। हो गया, चलिए। टॉपिक का नाम लिखिएगा कॉन्सेप्ट। देखिए, जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं सर, इससे बनते हैं, तो आप हेडिंग करिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, ठीक है। यहाँ से आपके पास सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। जो क्लास 10th में है ना, यहाँ से सवाल बनते हैं, ठीक है, युग्म से। कहने का मतलब है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो इक्वेशन, दो समीकरण आपको एग्जामिनेशन में दिए जाएंगे। उन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 9th क्लास में युग्म नहीं पूछा जाता है, सिंगल समीकरण, सिंगल इक्वेशन दिया जाता है। लेकिन क्लास 10th की बात करते हैं तो दो इक्वेशन दिया जाता है, 2 इक्वेशंस आपके सामने प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन सा इक्वेशन है? तो आप हेडिंग में लिखिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म क्या होता है? तो इसका जो युग्म होता है, देखो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इसका मतलब क्या होता है सर? जोड़ा। आप कहोगे सर इसका मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा कहे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण दो आपको लेना है। मतलब मान लीजिए इसका जो फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, ये कुछ इस प्रकार होता है a1x प्लस b1y प्लस c1, और एक होता है सर a2x प्लस b2y प्लस c2। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब दो इक्वेशंस। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, अब कहेगा सर एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो एग्जाम्स में ये दो इक्वेशन आपके सामने प्रोवाइड कर देगा, दे दिया जाएगा, और आपसे बोलेगा सर x और y की वैल्यू पता कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे एग्ज़ाम में x और y की वैल्यू पूछ दिया जाएगा कि x और y की वैल्यू क्या हो सकता है, और यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, रियल नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे आगे पढ़ाएंगे हम इसका, ठीक है। अब समझते हैं सर कि इसको समझने, इसको सॉल्व करने का तरीका कितना है सर? इसको सॉल्व करने का तरीका कितना है? तो इसका जो हल है सर,
इसका जो हल है मतलब सॉल्व करने का दो तरीका है। सॉल्व करने का जो तरीका है, मेथड है ना, ये दो मेथड से इसका सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। जो पहला मेथड है दोस्तों, ध्यान रखना, पहला जो मेथड है इसको बोला जाता है ग्राफिकल विधि, ग्राफ मेथड। ठीक है, ग्राफ से हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इस दोनों इक्वेशन को ग्राफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो दूसरा है सर, इसको हिंदी में ग्राफ ही कह देगा, या आलेख बोल सकते हो, आलेख विधि। ठीक है, इसको आलेख बोल सकते हो। ठीक है ना। जो दूसरा है ना, उसको बोला जाता है सर अलजेब्रिक। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है ना, इसको बीजीय विधि बोल सकते हो, बीजीय विधि। ठीक है ना, बीजीय विधि इसको बोल सकते हो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को सॉल्व करने का दो तरीका है। सबसे पहले ग्राफिकल विधि, आलेख विधि के द्वारा हम लोग x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं, और जो दूसरा होता है वो अलजेब्रिक मेथड, मतलब बीजीय विधि के द्वारा भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अलजेब्रिक मेथड के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड से भी एग्ज़ाम में लगभग 5 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अलजेब्रिक मेथड से भी 5 से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों 50-50% जो है आपके सामने वेटेज रखती है। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों विधि। यही दोनों विधि के बारे में हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। जो ग्राफिकल मेथड होता है और अलजेब्रिक मेथड होता है, आखिर में होता क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक मेथड। तो आप हेडिंग में करिएगा बीजीय विधि। तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, उसके बाद हेडिंग कर लीजिएगा बीजीय विधि, है ना, बीजीय विधि अलजेब्रिक मेथड के द्वारा। लिख लीजिए पहले। हो गया ना। चलिए इसको हटाने का प्रयास करते हैं हम लोग। नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हेडिंग करिएगा यहाँ पे बीजीय विधि अलजेब्रिक मेथड। ठीक है ना, अलजेब्रिक मेथड ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। टोटल 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50% एग्ज़ाम में वेटेज रखता है ये मेथड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हेडिंग करिएगा सर बीजीय विधि अलजेब्रिक मेथड। तो इसमें क्या है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें हम लोग 3 प्रकार से कॉन्सेप्ट को सीखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड की अगर बात करें दोस्तों, ध्यान रखना, इसका जो मेथड होता है वो 3 प्रकार का होता है दोस्तों। ध्यान रखना, 3 प्रकार के मेथड होते हैं अलजेब्रिक मेथड। वो तीनों प्रकार के मेथड हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो विधि होता है सर, सबसे पहला विधि और दूसरा विधि और तीसरा विधि, ये 3 प्रकार के मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे बीजीय विधि को। सबसे पहला जो विधि है दोस्तों, ध्यान रखें, प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहला विधि है सर प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सबसे पहला विधि को बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए सेकेंड जो विधि है ना, उसे कहा जाता है सर विलोपन विधि। क्या कहते हैं, विलोपन विधि। विलोपन विधि, ध्यान से नोट्स बनाइएगा, साथ साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और जो तीसरा विधि है उसे कहा जाएगा सर वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिए। तो जो अलजेब्रिक मेथड होता है, बीजीय विधि होता है, उसको सॉल्व करने का 3 तरीका है। 3 मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
और ये तीनों मेथड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तीनों मेथड से, इसलिए आपको तीनों मेथड को समझना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, जो पहला विधि है सर उसको बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि। मतलब इसमें क्या होता है कि वैल्यू को स्थापित किया जाता है, ठीक है। जो दूसरा है सर उसको विलोपन विधि की नाम देंगे, और जो तीसरा है वज्र गुणन विधि। ये तीनों मेथड इम्पॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं इस तीनों मेथड से। इसी तीनों मेथड के बारे में हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे बारीकी से। पूरे एक क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझेंगे, और जो दूसरा क्लास होगा उसमें विलोपन विधि के बारे में समझेंगे, जो तीसरा क्लास होगा उसमें वज्र गुणन विधि के बारे में समझेंगे, और जो चौथा क्लास होगा ना उस क्लास में हम लोग तीनों विधि का मिक्सअप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बीजीय विधि समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, और ग्राफिकल विधि भी इम्पॉर्टेंट विधि है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप साथ साथ में प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाते रहिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हो तो आप बिल्कुल पीछे हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो पूरा ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अलजेब्रिक विधि 3 प्रकार का होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहला जो विधि है प्रतिस्थापन विधि, वो आप हेडिंग कर लीजिएगा, पहले इसको छाप लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद हेडिंग करिए प्रतिस्थापन विधि। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि तक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में विलोपन विधि के बारे में समझेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए और हेडिंग कर लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि। ये वाला विधि आप हेडिंग कर लीजिएगा, इससे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जल्दी से कीजिए। हो गया, चलिए। यहाँ पे आप हेडिंग कर लीजिएगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है ना। चलिए इसमें क्वेश्चंस लिखिएगा। निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है। जो पहला है सर वो है x + y = 14, और दूसरा x - y = 4, ठीक है ना। और जो दूसरा समीकरण है 3x - y = 3, और नेक्स्ट 9x - 3y = 9। तीसरा 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। फोर्थ नंबर √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा प्रॉपर ढंग से। 5वां नंबर सवाल है 3x/2 - 5y/2 = -2, और नेक्स्ट x/2 x/3 कर लीजिए, और प्लस y/2 = 13/6। ये अपने आप में 5 सवाल है, आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो कैसे सॉल्व करोगे आप जल्दी से ना इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, उसे मैं आपको बताऊंगा। चलिए ओके, तो ये सवाल को आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। बोल रहा है सर निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को समझना पड़ेगा।
कि प्रतिस्थापन विधि आखिर में होता क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। मान लीजिए कि ax प्लस by इक्वल टू सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि वैल्यू को स्थापित कर देना। वैल्यू को क्या करना? स्थापित कर देना। मतलब इस इक्वेशंस में आप किसी एक का वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए दो आपके सामने इक्वेशंस है, ये एक इक्वेशन है a1 b1 c1 और एक दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये समीकरण है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में प्रतिस्थापित कर देना, मतलब उठा के उसमें रख देना, उसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। कहने का मतलब है इस समीकरण से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है, कुछ मतलब किसी का भी वैल्यू आप निकाल लीजिए। मतलब इसमें मान लो x की वैल्यू निकाल ले, अब x की वैल्यू निकालने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा ना, इसी वैल्यू x के जगह पे पुट कर देंगे। इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापित करना, मतलब इसमें उठाकर उसको प्रतिस्थापित कर देना। अगर मान लीजिए आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से इस समीकरण से y की वैल्यू निकाल रहे हैं और ये जो y की वैल्यू है ये भी अपने आप में y की जगह पुट कर दीजिए, इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापित विधि। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बस आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए, ठीक ना। चलिए सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। जो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल है सर x प्लस वाई इक्वल टू 14 और जो दूसरा है सर, जो दूसरा है वो x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपके सामने इक्वेशंस है, बात समझ रहे हो। तो इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए शुरू करने का प्रयास करते हैं हल, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है कि इस दोनों समीकरण में से कोई भी समीकरण आप उठा लीजिए, कोई भी समीकरण आपकी मर्जी है, ये उठाओ या ये उठाइए, आपकी मर्जी है। मान लीजिए कि हम ये उठाएं, सेकेंड नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सर समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 4। कोई भी समीकरण आप उठा सकते हो, चाहे आप ये उठा लो चाहे ये उठा लो, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बस अब ध्यान से समझते रहिएगा। कोई भी इक्वेशंस आप उठा सकते हो, तो ये उठा लो चाहे आप ये उठा लीजिए। जब मैंने ये सेकेंड वाला इक्वेशन उठा लिया तो आपको क्या करना है सर, यहाँ से इस इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या करो, कुछ मान लीजिए इस दोनों समीकरण को। देखो सबसे पहला स्टेप क्या करना है सर, इसको मान लेना है कुछ भी, x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि इसको कुछ नाम दे दीजिए उसमें। चलिए तो सबसे पहला स्टेप आपको मानना है क्या चीज़ बताओ, समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये करना है। अब क्या करना है सर, ये दोनों में से कोई भी समीकरण उठा लीजिए और उठाने से पहले आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अगर 1 समीकरण लेते हो ना तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14, 1 लो चाहे 2 लीजिए, आपका मर्जी है, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए 1 और 2 ले लीजिए। अब यहाँ से क्या करना है सर, यहाँ से आप ध्यान से समझने का प्रयास समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 14 है ना। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो मान लीजिए आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करना है सर, यहाँ पे y इक्वल टू कितना होगा 14, और ये x उठ के उधर जाएगा ना, तो यहाँ प्लस है तो बन जाएगा माइनस x। ये समझ में आया आपको को सर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है सर, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लिए ना। अब ये समीकरण फर्स्ट लिया था, अब समीकरण 2 में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है सर, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ध्यान से समझिएगा,
फिर यहाँ पे 2 कितना है आपका क्वेश्चन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ से y की मान रखना है किसमें, समीकरण 2 में, तो y का मान है 14 माइनस एक्स, तो y की जगह आपको डालना पड़ेगा 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए x माइनस, फिर ये ब्रैकेट को हटाओगे ना तो 14 और माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू 4। अब दोस्तों यहाँ से आपको पता है बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, x प्लस x मिलके 2x इक्वल टू 4। ये 14 जाएगा उधर तो माइनस तो बन जाएगा प्लस, ठीक है ना। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 2x इक्वल टू कितना होगा 14 4 18, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितना होगा सर 9, यहाँ से x की वैल्यू कितना हो गया 9, 2 से 18 9। अब x की वैल्यू पता हो गया, लेकिन सॉल्व देखो हल करने का मतलब होता है x और y दोनों का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो x की वैल्यू पता हो गया, अब y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू निकालने से इस समीकरण से आप निकाल सकते हो, इसको आप थर्ड मान लीजिए, यहाँ 1 2 3। अब y की वैल्यू निकालने के लिए देखो y इक्वल टू 14 माइनस एक्स है ना, तो x की वैल्यू 9 यहाँ पे रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, ठीक है, समीकरण 3 से, समीकरण कितना से 3 से। अब 3 समीकरण है दोस्तों, ये वाला y इक्वल टू 14 माइनस एक्स, तो यहाँ से ध्यान समझिए y इक्वल टू 14 माइनस एक्स की वैल्यू कितना है 9, तो यहाँ पे 9 डाल दीजिए। फिर यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा कितना 5, है ना। इसीलिए x इक्वल टू कितना 9 एंड y इक्वल टू कितना 5, जो कि आपका आंसर हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहला स्टेप समझिए, ध्यान से स्टेप समझने की प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले इस दोनों इक्वेशंस को, दोनों समीकरण में कुछ मान लेना है। तो मान लीजिए कि सर ये फर्स्ट समीकरण है, ये आपका सेकेंड समीकरण है, ठीक है, पहला स्टेप। जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या करना है कि दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण उठा लीजिए। मान लीजिए समीकरण फर्स्ट उठा लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 14, यहाँ से आप x की मान निकालिए या y के मान निकालिए, आपकी मर्जी है। तो y के मान निकालने के लिए x को उधर जाना पड़ेगा, तो 14 माइनस एक्स हो गया। y के मान 14 माइनस से, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब ये तो हम ले चुके हैं, अब ये बचा हुआ है दूसरा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में इस y की वैल्यू रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, समझ में आया। तो इसमें y की मान रख दीजिए, तो यहाँ पे y की मान रखते रखते पर x की वैल्यू 9 आ गया, तो x की वैल्यू 9 आ गया। अब मुझे y की भी मान चाहिए, तो y को मान निकालने के लिए समीकरण 3 उठा लीजिए। समीकरण 3 में y इक्वल टू 14 माइनस एक्स है, x की वैल्यू 9, y के मान 5 आएगा, x की मान 9, y के मान 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से उसको नोट्स करिए। हो गया, चलिए। इस सेकेंड नंबर सवाल में आ जाइए। जो सेकेंड नंबर सवाल है दोस्तों, ध्यान रखें, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये अपने आप में एक समीकरण है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इस समीकरण को, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान रखना। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है सर कुछ इसको मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए सर यहाँ पे मानना पड़ेगा कुछ भी, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 को मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 को इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए, ठीक है, दूसरा नंबर सेकेंड। ये पहला स्टेप आपको करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है सर, इस दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण उठा लीजिए। मान लीजिए कि समीकरण 2 उठाने पर, तो लिखे यहाँ पर लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करोगे सर, समीकरण 2 है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये अपने आप में समीकरण 2 है, ठीक है, ये आपको उठाया गया है, ठीक है।
इसमें क्या करना है कि आप x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए, आपकी मर्जी है। अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो 9x, x की वैल्यू निकालने के लिए y को उधर जाना पड़ेगा, और जैसे ही y उधर जाएगा ना तो माइनस है तो बन जाएगा प्लस, 9 तो पहले से है और यहाँ पे 3y हो जाएगा। यहाँ तक दिक्कत है, ये 3y उधर जाएगा तो माइनस है तो बनेगा प्लस। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 9x है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को नीचे जाना पड़ेगा, इस 9 को नीचे जाना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गया x की वैल्यू। अब जो अगला स्टेप है दोस्तों, ध्यान रखना, अगला स्टेप क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 का काम हो चुका है, इक्वेशन नंबर 1 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, समीकरण फर्स्ट में x की मान रखने पर, x बराबर 3 + 3y अपॉन 9 रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे रख दीजिए। आपको अगर सर इक्वेशन नंबर x का मान भी यहाँ पे लिख सकते हो, जो समीकरण फर्स्ट है वो 3x - y = 3 है। यहाँ तक समझ में आया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब x की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये है 9 + 3y प्लस इस अपॉन 9, ठीक है, x की जगह पर डाल दिया गया, फिर -y = 3। यही होता है प्रतिस्थापित करना, x की वैल्यू इसमें प्रतिस्थापित कर दिए गए, इसी को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, आपको अगर सर 3 से 9 3 मतलब में कटेगा और यहाँ बचेगा 9 + 3y अपॉन 3 -y = 3। यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। इसके बटा में आपको अगर सर इसके बटा में 1 कर दीजिए, 1 करने के बाद 3, 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ये भिन्न का घटाव हो गया, 3 से 3 कैंसिल, बचा 9 + 3y माइनस 3 को 1 से डिवाइड करो 3 होता है, 3 को y से करो सर 3y = 3 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आया सर, y से y कैंसिल आउट 0 हो गया, मतलब सब कुछ कट गया, मतलब इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो CND इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे कुछ गलत हो गया था, इसीलिए यहाँ पे 3y से y कैंसिल, y पूरा कैंसिल होगा तो कैसे सॉल्व होगा, समझ रहे हो? तो कुछ गड़बड़ हो गया है, तो क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, जैसे ही प्लस कर दोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा, अब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, अब क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, गलत था, ठीक है। अगर माइनस रहता तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, CND इसका आंसर हो जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फिर यहाँ देखो, यहाँ ध्यान से, अब ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, नहीं कटेंगे, 3y + 3y। अब यहाँ 9 + 3y मिलके 6y अपॉन 3 = कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, इस पूरा को 1 से गुना कीजिए, कहोगे सर पूरा को 1 से गुना करने पर 9 + 6y हो जाएगा, और इसको इससे गुना कीजिए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए दोस्तों, अब 6y की वैल्यू चाहिए तो 9, 9 को जाना पड़ेगा उधर, तो -9 हो जाएगा, और 9 में से 9 को माइनस करोगे ना तो 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगा 0/6, ठीक है ना। तो y का मान कितना हो गया, 0। y का मान मुझे पता हो गया, लेकिन x की वैल्यू भी चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर, समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड क्या है सर, x = कितना है, 9 + 3y अपॉन 9। अब यहाँ से x की मान निकाल सकते हो, 9 + y का मान 0 है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगा, और 9 से 9 कट गया 1, मतलब यहाँ से x की मान आ गया 1, इसीलिए यहाँ लिखना पड़ेगा x का मान 1, y का मान 0, जो कि आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? इसको भी आप नोट करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा सवाल मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और इसको लिखने का पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है। 4th नंबर सवाल, तीसरा सवाल में आ जाइए। जो तीसरा सवाल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तीसरा सवाल है 0.2x + 0.3y = 1.3।
उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये अपने आप में इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है सर, इसको कुछ मान लेना है, इसको कुछ मान लेना है। तो मान लीजिए इसको कितना, आप कहोगे सर इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। उसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशन ले लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मेरे को मर्जी है समीकरण 1, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है सर, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। कोई भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना, उसके बाद करना है दोस्तों यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए, आपकी मर्जी है। तो आपकी मर्जी है y की वैल्यू निकालना, क्लियर है। तो y की वैल्यू निकालना है तो x को उधर जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है ना, तो y की वैल्यू को उधर जाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो मान लीजिए मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 0.2x 0.2x इस 0.3y को उधर जाना पड़ेगा, मतलब 1.3 तो पहले से है, ये जाएगा उधर तो माइनस 0.3y हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है आपको सर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक मैथ है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे 0.2x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालने के लिए ये 1 पॉइंट मतलब 0.2 को इसके नीचे आना होगा, इसके नीचे आना होगा, तभी जाके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको सर? नहीं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब जो x की वैल्यू आया है उसको पुट करना है किस में, आप कहोगे सर समीकरण फर्स्ट तो ले चुके हैं, समीकरण फर्स्ट का काम हो चुका है, इस समीकरण सेकेंड में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों समीकरण, आगे बढ़ा देते हैं ऊपर थोड़ा सा, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकेंड में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब समीकरण 2 कितना है आपका होगा सर? समीकरण 2 ये है ना, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये अपने आप में समीकरण 2 है। अब x की वैल्यू इसमें डाल दीजिए। अब x की जगह पे क्या करना है, स्थापित कर देना है, प्रतिस्थापित। तो x की वैल्यू ये पूरा है, ठीक है। तो 1.3 फिर माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये x की वैल्यू है। फिर यहाँ पे x, बस x की वैल्यू तो आ गया, फिर यहाँ प्लस है और 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये पे आपका पॉइंट वाला है। अब क्या करना है दोस्तों, इसको इससे काटना है, इसको इससे काटना है। आपको सर 2 है 4 है, तो ये आपस में कट जाएगा 0.2 बार में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक दिक्कत है आपको सर? दिक्कत तो नहीं है, 0.2 नहीं, सिर्फ 2 मरतबे कटेगा सर, 2 मरतबे कटेगा। देखो काट के बता देते हैं, आपका कितना है सर, 0.4 को आपको 0.2 से काटना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 4/10 लिख सकते हैं ऊपर को, और नीचे 2/10 लिख सकते हैं। 10 से 10 कैंसिल, 2 से 4 2 मरतबे, तो सिर्फ 2 बचा, तो इसको इससे काट के 2 ला सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? 2 ला सकते हो। अब क्या करो सर, इसको इससे गुना करो, 13 दूना कितना होता है 26, मतलब 2.6 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 1.3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2.6 हो जाएगा। फिर माइनस, फिर 0.3 को 2 से तो 0.6, फिर यहाँ पे y, फिर यहाँ पे प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको सर? दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ा दीजिए। अब 2.6, अब यहाँ देखो, यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो ये दोनों साथ में काम करना शुरू कर देगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस का अर्थ होता है घटाना, मतलब 0.6 में से 0.5 को घटा देंगे तो 0.1 बचेगा, और इस दोनों में बड़ा अंक 0.6 है तो माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 0.1y, समझ रहे हो, इक्वल टू 2.3। इसमें दिक्कत है कहोगे? नहीं। अब आगे बढ़ा दीजिए। अब मुझे y की मान निकालना है, y की वैल्यू निकालने के लिए 2.6 को उधर जाना पड़ेगा,
तो -0.1y इक्वल टू 2.3, ये उठ के जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा 2.6। अब यहाँ से बढ़ जाइए, -0.1y इक्वल टू, अब यहाँ प्लस है, माइनस का मतलब माइनस होता है घटाना होता है, 2.6 में से 2.3 घटाओगे ना तो 6 में से 3 गया 3, फिर 0.3 बनेगा, 0.3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, और दोनों में बड़ा 2.6 है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ y की मान निकालना है ना, तो y के मान 0.3 अपॉन कितना होगा 0.1, 0.1 इसके नीचे हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3/10 और 1/10, इसको सॉल्व करोगे 10 से 10 कैंसिल, 3 को 1 से भाग करो 3, तो y के मान कितना आ गया 3, y की वैल्यू मुझे पता हो गया। अब y की वैल्यू जब पता हो गया ना, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 से जाना पड़ेगा। समीकरण 3 क्या है? कहोगे सर x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन कितना है 0.2 है ना, 0.2 है। चलिए अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो सर, x की वैल्यू निकाल सकते हो, 1.3 माइनस 0.3, y की मान कितना है सर 3 है, यहाँ पे डाल दीजिए अपॉन 0.2। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 1.3 माइनस 3 कितना होता है 9, 0.3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0.2, फिर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो आपको आ जाएगा 1.3 में से 0.9 घटाओगे, देखो 1.3 में से 0.9 घटा दीजिए, तो 13 में से 9 घटा कितना 4, ये बन गया 0, मतलब 0.4 बन गया, तो यहाँ पे कितना होगा 0.4 ऊपर और नीचे 0.2। अब इसको सॉल्व करोगे ना 2 हो जाएगा, इसको काटोगे तो ठीक है। बात में देखो ना 4/10 और 2/10, 10 से 10 कैंसिल, 2 से 4 2, इसीलिए x की जो वैल्यू है 2 आ गया, y की वैल्यू आ गया 3, जो कि आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब सिंप्लीफिकेशन का काम है, बेसिक मैथमेटिक्स का काम है, आप इसको नोट करिए बढ़िया से। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बढ़िया, और उसके बाद हम चलते हैं 4th नंबर सवाल में। पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा। हो गया, चलिए अगला सवाल देखने का प्रयास करते हैं, 4th नंबर सवाल। फोर्थ नंबर सवाल देखिएगा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x प्लस √8y माइनस है दोस्तों, -8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, इसको कुछ मान लेना है, कुछ नाम दे देना है, तो √2x माइनस √3y प्लस है इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है ना। अब क्या करना है दोस्तों, अब करना है समीकरण कोई भी उठा लीजिए, समीकरण 1 2 कुछ भी, तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन माइनस वाला को उधर ले जाओ, अच्छा होगा। तो √3x की वैल्यू निकालिए। अब x की वैल्यू निकालने के लिए y वाले पार्ट को उधर जाना पड़ेगा, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे √8y हो जाएगा, क्योंकि 0 में √8y जोड़ोगे ना तो √8y ही होगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू निकालने के लिए √3 को नीचे आना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। आ रहा है समझ में। जो अगला स्टेप है सर, अगला जो स्टेप है वो क्या है, आप कहते हो सर यहाँ पे दूसरा इक्वेशन का काम हो चुका है, बचा फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है कहोगे सर, समीकरण फर्स्ट है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो √2
अब x की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है √8y अपॉन √3, √8y अपॉन √3, तो यहाँ पे डाल दीजिए √8y अपॉन √3, और फिर यहाँ पे √3y पहले से है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये आपस में नहीं कटने वाला है, √2 को √8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूना 16 √16y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक ना। अब इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, भिन्न का जोड़ बन गया √3, एक का एलसीएम √3 से √3 कैंसिल बचा √16y प्लस √3 को 1 से डिवाइड करो √3, और √3 को √3 से गुना करोगे 3y हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा √16 का वर्गमूल होता है 4, √16 का √4 होता है, प्लस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके अपॉन में 1 कर दीजिए। अब क्या करिए सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए। अब क्या करो, इस पूरा को 1 से गुना करोगे ना तो 4y प्लस कितना बनेगा 3y इक्वल टू 0 को √3 से 0 हो जाएगा, 0 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 4y या 3y मिलके 7y इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की वैल्यू आ गया 0/7, 7 नीचे आ जाएगा। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, y की वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को 7 से डिवाइड करो 0 हो जाएगा, ये y की वैल्यू हो गया, ठीक ना। y की वैल्यू पुट हो गया। अब क्या करना है सर, x की वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यू निकालना है तो समीकरण 3 लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से क्या है सर, x इक्वल टू √8y अपॉन √3। अब कहता है सर x √8, y के मान कितना है सर 0, y का मान 0, y की जगह 0 डाल दीजिए √3। अब 0 को गुना करो या भाग करो 0 ही होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, x के मान 0 और y के मान 0, आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। आ रहा है समझ में, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए फाइव नंबर सवाल में आ जाइए। 5वां नंबर सवाल को देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 इक्वल टू 2 -2, ठीक ना। और नेक्स्ट है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। सबसे पहला स्टेप क्या करना है दोस्तों, मान लेना है कुछ भी। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 इक्वल टू -2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद जो अगला है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक ना। सबसे पहला स्टेप आपको इतना करना है। उसके बाद जो अगला स्टेप है सर, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, आपकी मर्जी। माना कि मेरा मर्जी फर्स्ट है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो क्या है सर समीकरण फर्स्ट, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 2 इक्वल टू -2, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले आप ले लीजिए। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, बटा में है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखो ये भिन्न का जोड़ लग रहा है ना, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको, अगर सर 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 3x, 2 से 2 कैंसिल 5y इक्वल टू कितना होगा -2/1 कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, इस पूरा को 1 से गुना कीजिए, 3x माइनस 5y। बेसिक मैथ है, समझ में आता होगा। 2 दूना कितना होता है 4। ये हो गया आपका बेसिक समीकरण। अब क्या बताया गया था, यहाँ से x की मान निकालिए या y के मान निकालिए, आपकी मर्जी है। तो x की मान निकाल लीजिए, क्योंकि y माइनस में, माइनस वाला को उधर फेंक दीजिए। तो x की मान निकालने के लिए y को उधर जाना पड़ेगा, तो y जाएगा उधर, तो माइनस है तो बन जाएगा प्लस y, ठीक है। अब यहाँ से सर x की वैल्यू हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा -4 प्लस 5y अपॉन 3 कहाँ जाएगा सर नीचे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना।
उसके बाद जो अगला स्टेप है दोस्तों, पता है आपको अगला स्टेप क्या करना है। पहला का काम हो चुका है, सेकंड का नहीं हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो क्या है सर सेकेंड, कहोगे सर सेकेंड नंबर है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मान रखिए। तो 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 दूना 6, यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा 13/6। ये समझ में आए कि नहीं बताओ। ये भिन्न का जोड़ है, 3 2 का एलसीएम 6, फिर 6 को 3 से डिवाइड करो 2, 2 को x से गुना करो 2x, प्लस है तो प्लस, ऐसा ही हो गया, ठीक है। 6 को 2 से 3, 3y, फिर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा सर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 6 से 6 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब x की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर x की वैल्यू ये पूरा है, तो x की वैल्यू डाल लीजिए -4 प्लस 5y अपॉन कितना है सर 3 है, और प्लस है तो प्लस यहाँ पे 3y है इक्वल टू 13। अब यहाँ से देखो ये आपस में नहीं कर सकता ना, तो क्या करो 4 दूना कितना होता है सर -8, प्लस है तो प्लस 5 दूना कितना होता है 10y अपॉन में कितना होगा 3 प्लस 3y इक्वल टू 13। थोड़ा सा हार्ड है, बेसिक सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, भिन्न का जोड़ लग रहा है, 3 1 का एलसीएम कितना होगा सर 3, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बच गया सेम उतर जाएगा 10y, फिर प्लस 3 को 1 से डिवाइड करो 3 3 कितना होता है सर 9y इक्वल टू कितना 13, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखो -8, 10y और 9y मिलके कितना 19y अपॉन में कितना 3 इक्वल टू कितना होगा 13। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे क्या करेंगे सर, अगला प्रोसेस क्या करना है, इसके अपॉन में 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। इस पूरा को 1 से गुना करोगे ना तो सेम उतरेगा, और 13 3 कितना होता है सर 39। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अब y की वैल्यू निकालना है ना, तो 8 को जाना पड़ेगा उधर, तो 39 पहले से है, 8 आएगा इधर तो माइनस है तो बनेगा प्लस। अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर y इक्वल टू हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे ना तो 9 और 8 17 के साथ कैरी 1, 8 3 11 1 12, 127। अरे भाई कैसे हो जाएगा 127, देखो 9 8 कितना होता है 17 के साथ हासिल एक, ये 47 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सर, देखो 19y इक्वल टू हो गया 47, तो यहाँ से y की वैल्यू हो गया 47/19, ये y की वैल्यू हो जाएगा, ये y की वैल्यू हो जाएगा। अब मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण थर्ड लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण थर्ड से, तो क्या है सर समीकरण थर्ड, x = -4 प्लस 5y अपॉन 3, x की मान -4 प्लस 5y का मान है 47/19 अपॉन 3। देखो ना -4 प्लस 5y का मान 47/19 यहाँ पे डालना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब -4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35 के 5 हासिल 3 पंचों का 20 3 23, 235/19 हो जाएगा। 235 अपॉन कितना होगा सर 19 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत है आपको सर? नहीं दिक्कत तो नहीं है। इसके अपॉन में 1 कर दीजिए, अब बटा में 3 है तो सर लंबा जाएगा। 19 1 का एलसीएम कितना होगा सर 19, 19 चौका कितना होता है, 19 चौका कितना होता है बताओ 76 ना, 19 चौका 76 फिर माइनस तो माइनस, फिर प्लस होगा 19 19 कैंसिल 235, भिन्न का जोड़ है दोस्तों, ठीक है, अपॉन में 3। आसान है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और स्टेप लिख लेते हैं। देखो माइनस प्लस, माइनस का अर्थ होता है घटाना, ठीक है। अब इसको घटाओगे 235 में से 76 को ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, 235 में से 76 घटाओगे तो 15 में से 6 गया 9, ये बचा 12 में से 5 7 गया 5, 169, 100 कितना 59, 159 है कि नहीं। फिर यहाँ पे बड़ा अंक 235 है, प्लस है तो प्लस हो गया, अपॉन में कितना 19,
और ये 3 जाएगा सर इसके नीचे, तो कितना होगा सर 3, 19 तिहाई। अब इसको आप काट सकते हो, इसको 3 से काट दो, तो 5 6 15 3, तो कितना होगा सर 53/19, 53/19। तो यहाँ से आ गया सर x की वैल्यू 53/19 और y की वैल्यू आ गया 47/19, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।